हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे वेइंग मशीन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। पुलीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो शायद आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। आज जो अभी हम करेंगे वो भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वो टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो ये टॉपिक है एच.सी. वर्मा का, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा समझने के बाद कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम पे, डिपेंड ऑन फ्रेम। यही हमें बताता है इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल है। अब नॉन इनर्शियल कहता ये है, देखो, नॉन इनर्शियल हमें ये कहता है ए में बी जीरो इफ एफ इज नॉन जीरो। देखो क्या अच्छी लाइन लिख रखी है। अच्छी लाइन का मतलब ये है, ये कह रहा है कि ए जीरो हो सकता है लेकिन एफ अगर नॉन जीरो है तो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए जीरो आप करते हैं तो फोर्स को तो ऑटोमेटिक जीरो ही होना पड़ेगा, फोर्स को तो हमेशा जीरो ही होना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो फिर ये क्या चीज है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सेकंड लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सप्लेन करने में क्या रहा? असफल रहा भाई, फेल हो गया। तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ हम लगाए किस तरह, अब वो समझते हैं। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आप और थोड़ा ध्यान दीजिए। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ करेक्टली। किस तरह हम इसको अप्लाई करें, ठीक है। किस तरह हम इसको अप्लाई करें? अब देखिए इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। देखो, मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है, टायर छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है और इस पे एक बुक रखी हुई है, बुक। इस टेबल पे क्या रखी हुई है? एक बुक है जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बुक रेस्ट पे है तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा इस पे? जीरो, ठीक है। भाई टेबल है, इस पे ये रखी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी क्या है इसका? जीरो है। अब मान लेते हैं कोई गाड़ी है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे चलती है ना, तो इस टेबल पे जो बुक है, ठीक है, वो इसको कैसे दिखती है? पास आती हुई दिखती है। कैसे दिख रही है? पास आती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा भाई। मतलब इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये बुक मेरे पास आ रही है। वैसे तो किस पे है? रेस्ट पे है, लेकिन हम जब गाड़ी में चल रहे हैं तो ये बुक हमारे पास आती चली जाएगी। इसका मतलब उसको क्या लगेगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे है, जो बुक को मेरे पास खींच रहा है, बुक को मेरे पास लेके आ रहा है, ठीक है। और जब हम ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है? जीरो है, बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा रहेगा ना, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि ये भी एक एक्सेलरेशन इस तरफ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? फोर्स काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। और उस एक्सटर्नल फोर्स को एक नाम दिया, नाम भी बहुत अच्छा दिया। उस एक्सटर्नल फोर्स को नाम दिया
सूडो फोर्स, TESUDO, सूडो फोर्स। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को नाम दिया सूडो फोर्स। क्या इसका मीनिंग किसी को पता है? सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, इस झूठे का मतलब क्या है? इस झूठे का मतलब ये है कि ये कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो जीरो ही है, तो यहाँ पे ये फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो ये इसके लिए जरूरत पड़ी हमें, और इसके लिए हमने मान लिया एक सूडो फोर्स है। क्या मान लिया हमने? सूडो फोर्स है। ठीक है, और ये सूडो फोर्स कैसा है? झूठा फोर्स है, जो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं बस इसको। ठीक है, तो यहाँ तक काम समझ में आ गया। आप देखो इस सूडो फोर्स को, इस सूडो फोर्स की क्या खासियत है? इस सूडो फोर्स की पहली चीज, ठीक है, कि जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो ऑब्जर्वर से उल्टी रहेगी। कैसी रहेगी? उल्टी। देखो, एक्सेलरेशन इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ था इसका, लेकिन इसका फोर्स किस तरफ आ रहा है? इस तरफ। ठीक है, दूसरी बात, सूडो फोर्स निकालने का तरीका क्या है? फोर्स निकालने का तरीका तो वही है बस खाली। ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास तो होता है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? बुक है भाई, बुक। इसका मास मान लेते हैं m है। ठीक है, और इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताइए, क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी? आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको बहुत पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा कहीं नहीं, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें करेंगे एक HC वर्मा का क्वेश्चन, सोल्व क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है, आपको मिलेगा वो क्वेश्चन, देखो क्या है, इसको अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में बैठ जाए हाँ ऐसा होता भी है। एक गाड़ी है, ये क्वेश्चन है, आप देखना चाहे देख लेना, बड़ा बना रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में। एक गाड़ी है, ठीक है, वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे चल रही है। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, इस गाड़ी के पीछे एक ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल का मास है m। ठीक है, इस बॉल का मास क्या है? m। ठीक है, जैसे ये गाड़ी आगे चलती है तो ये बॉल कुछ इस तरह चली जाती है। मतलब जैसे ये गाड़ी आगे चलेगी ना, तो फोर्स लगेगा तो बॉडी किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ जाती है, या इस तरफ आप मान लो ये बॉडी कुछ इस तरह चल रही है, ऐसे चल रही है, मतलब आगे पीछे। ठीक है, लेकिन ये है रेस्ट में। ठीक, इस पे ये रेस्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, फाइंड एंगल थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया आपको? HC और सोल्व मिलेगा, देख लेना। क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन यही है कि ये एक एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये बॉल रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ये चल रही थी तो ये इस थीटा एंगल बना रहा था। ये थीटा एंगल आपको निकालना है। किस तरह हम इसको करें? देखो, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम आता है एक बार, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ थी, आगे तरफ बढ़ रहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कोई बॉल थी, इसके साथ एंगल थीटा था। ठीक है, ये बॉल अब यहाँ पे है, जैसे ये पॉइंट लिखा रखा ना, ये यहाँ पे बॉल है, इसका मास नीचे की तरफ क्या है? mg। ऊपर की तरफ बताओ क्या है? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कौन सा होगा? t cos थीटा, और
साइन थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बताइए? ये साइन थीटा। बताइए क्या ये चीज समझ में आ गया ना डायग्राम से? कंपोनेंट किस तरह ब्रेक किए। देखो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे आप जब एंगल बनाओगे तो ये थीटा, और थीटा वाली साइड तो क्या होगा? टी कोस थीटा, और नीचे वाली टी को मैंने मान लिया फोर्स, टेंशन रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब इसमें आप बैलेंस करोगे तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mg, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे चल रहा है, ठीक है, ये बॉल इसके लिए किस पे है? रेस्ट पे है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये बॉल किसकी तरफ आ रही है? मेरी तरफ आ रही है। तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कैसा लगेगा? हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? इस ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। और ये इसका मास m था, और ये चला गया, तो यहां से टी साइन थीटा किसके बराबर आ गया? एम ए। दोनों को हम क्या कर दे बताओ? एम ए, ठीक है। दोनों को हम क्या कर दे? डिवाइड कर दो। टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? जी अपॉन में ए, ठीक है। और ए अपॉन में जी क्या आ जाएगा? टेन थीटा। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन इनवर्स ए बाई, बस हो गया, हो गया। वो आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगा होगा, मुझे तो लगा, क्योंकि इस पे काफी सोचना पड़ा। तो न्यूटन सेकंड लॉ को अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। एच.सी. वर्मा का शॉर्ट क्वेश्चन है ये। बाकी एनसीईआरटी में इसकी लाइन भी है कि ये सेकंड लॉ किसके लिए वैलिड है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, लेकिन उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों दे दिए, ये आपको कर दिया। ओके, क्लियर ये चीज? चलो अब आगे अपना काम बढ़ाते हैं। आगे देखिए, तो आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला जो काम है वो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, कि ऐसा हमेशा ही होता है, ठीक है। होता क्या है ये देखो, स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system zero is zero, then momentum is conserved. Then momentum is conserved, ठीक है। इसको करने का तरीका देखो, अभी इसको लिखने का तरीका ये होता है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो होता, ठीक है। कैसे? देखो देखो फोर्स कि अगर मैं ये सिस्टम है, 2 3 4 5 6 7, करना नहीं आपको, मतलब ये प्रूफ नहीं करना, समझ लो इसको। F1 F2 F3 अप टू F, ठीक है। अब ये जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। इसको मैं क्या लिखता हूँ? dP1 अपॉन dt, ठीक है। या ये जीरो है तो आप सीधा ये भी कर सकते हैं। मैं देखो आपको एक और तरीका बताता हूँ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? होता है एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। तो dP अपॉन में dt किसके बराबर हो गया? जीरो। इसका मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। पता है क्यों हो गया कांस्टेंट? इसलिए हो गया क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है मोमेंटम का, और डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब कोई कांस्टेंट क्रम हो, इसलिए p क्या हो गया? कांस्टेंट। तो pi इज इक्वल टू क्या हो गया? pf। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, अप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको। अप्लाई देखो किस तरह करेंगे इसको।
देखो अप्लाई देखो किस तरह करो। क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन बताता हूँ। ये एक बॉम्ब है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले था रेस्ट पे, देखा आपने कभी बॉम्ब? फिल्मों में देखा हो, टीवी में, कि किसी गाड़ी में रख देते हैं, ठीक है, कहीं लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, तो वो किस पर रखा होता है? रेस्ट पे, ठीक है। ड्यू टू इंटरनल एक्टिविटी इट बर्स्ट्स इनटू टू पार्ट, ठीक है। बाकी आपको ऐसा मिलेगा नहीं क्वेश्चन पे, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सिंपल, ठीक है। इसका मास है m। ये क्या रखा है कि इसके अंदर कोई इंटरनल एक्टिविटी होती है और ये फट जाता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, ठीक है। इक्वल पार्ट नहीं है, हाँ, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में फट जाता है। होता है ना ऐसा, आप देखा होगा कि बम रखे रखे भी फट जाता है, ठीक है। अब वो जब 2 पार्ट में फटता है तो कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा हो जाता है और एक ऐसा, ठीक है। एक का मास हो जाता है m/3 और वो v वेलोसिटी से चलता है, और एक का मास हो जाता है 2m/3। ये v डैश आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज v डैश? इस वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी? इस वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी? किस तरह हम कैलकुलेट करें इसको? देखो फॉर्मूला लगाओ आप, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। स्टार्टिंग में किस पे रखा था? रेस्ट पे। F की वैल्यू, F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी? 0, ठीक है। लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे। इसका मतलब P इनिशियल कितना हो गया? 0। फाइनल देखो, P फाइनल, देखो मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है? m/3v प्लस 2m/3v डैश। m भी होता है ना मोमेंटम फॉर्मूला, m मास इंटू वेलोसिटी, तो वही लगा है। एक बार m/3v और दोनों एक डायरेक्शन से m2m/3v। इसको इक्वेट करेंगे तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस में 2v डैश इज इक्वल टू 0, और v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस v अपॉन कितनी आ जाएगी? इसका मतलब ये कितनी वेलोसिटी चल रहा होगा? इसकी आधी वेलोसिटी से, इसकी आधी वेलोसिटी से। नेगेटिव साइन का मतलब ये है, अब ये इस तरह नहीं चल रहा होगा, ये इस तरह चल रहा होगा। बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं? बताइए किस तरह हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना? क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप खुद भी कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दूं, वो आप ट्राई करना खुद, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका देता हूं मैं, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना और बताना कि आपसे होता है या नहीं। ये एक m मास का ब्लॉक है, इसको 60 डिग्री एंगल से हमने फेंक दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि दूसरे पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। दोनों इक्वल पार्ट्स में टूटेंगे, दोनों इक्वल पार्ट्स में टूटे हैं। आपको बताना क्या है, वेलोसिटी कितनी होगी। चलो मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आए। देखो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूँ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूँ, u वेलोसिटी से इसको फेंका है तो, ठीक है। तो आप बताइए, आप इसको भी u मान ली हुआ, ठीक है। तो ऊपर वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? u sin 60, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos 60, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ अब मुझे बताइए। एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाया नहीं, हमने छोड़ दिया और यहाँ पे जाके टुकड़े हो गए। यहाँ पे एक्सटर्नल कितना है? 0। देखिए P इनिशियल क्या होगा? P इनिशियल होगा mu, ठीक है।
और कौन सा कंपोनेंट ले, ये वाला कंपोनेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो u cos 60 कितना हो जाएगा, ये cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 2 1/2 mu/2। फिर फाइनल देखो आप किस तरह रहेंगे। देखो दो इक्वल पार्ट में टूट गए हैं, m/2 और m/2। एक चल रहा है v से और एक चल रहा है v डैश, ठीक है। तो एक इसके पैरेलल चलेगा तो इसकी वेलोसिटी u होगी। अब इसमें ये कह रखा है क्वेश्चन में कि वन पार्ट मूव्स विद द स्पीड u इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कह रखा है जब यहाँ पे दो पार्ट होंगे ना, तो एक पार्ट इसकी डायरेक्शन से चल रहा है u स्पीड से हॉरिजॉन्टल में इस तरह, और एक पार्ट जो टूटा है उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। फाइनल मोमेंटम लगाओ, देखो m/2 v डैश प्लस में m/2 u इक्वल करो, क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। mu/2 इज इक्वल टू m/2 v डैश प्लस में m/2 u। m/2 u से m/2 u कैंसिल, क्या बच गया, v डैश की वैल्यू कितनी बच गई, 0। कितनी बच गई, इसका मतलब जो दूसरा पार्ट होगा ना वो वेलोसिटी से कहीं भी नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो ऐसे आ जाएगा ग्रेविटी से नीचे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस v डैश 0 का मतलब समझ गए आप कि वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लेना, दोनों क्वेश्चनों को मोमेंटम लिख लेना, और पहले वाला टॉपिक जरूर करना, इनर्शियल फ्रेम वाला बहुत अच्छा टॉपिक था, उसको समझ बूझ के, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे ऑफ करते हैं। ओके गाइस, गुड नाइट।